So anyone can let me know that the screen is visible to you. जी सर, आ रही नज़र। चलो, that's great. ओके फाइन। जो लास्ट टाइम हमने कैश बजट के हवाले से डिस्कशन की थी उसमें थोड़ा सा फर्दर एडअप करते हैं, और एडअप करने के नतीजे में कुछ चीज़ें और जनरेट हो रही हैं, उनको फिर हम डिस्कस करते हैं। जी, लास्ट टाइम तक जो बात की थी वो ये था कि देयर विल बी एन ओपनिंग बैलेंस और एक्सपेक्टेड कलेक्शंस हम उसमें ऐड करेंगे, एक्सपेक्टेड पेमेंट्स माइनस करेंगे, वी कैन कम अप विद बजटेड क्लोजिंग कैश बैलेंस। और एक बात हुई थी बोरोइंग फ्रॉम बैंक और रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग के कॉन्टेक्स्ट में लाइन ऑफ क्रेडिट के हवाले से बात हो रही थी। राजा सद्दाम साहब ने भी इस चीज़ के हवाले से कुछ डिस्कस किया था। बहरहाल मैं उस चीज़ को फर्दर एलाबोरेट करने के लिए, देयर इज़ अ प्रैक्टिस क्वेश्चन इन योर बुक। आई डोंट नो कि आपने किया या नहीं किया, लेकिन अगर आपने किया हो तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर हो जाएगा। मैं उसको डिस्कस करता हूँ और आपके सामने वो जो पॉइंट है उसको फर्दर क्लैरिफाई करता हूँ। So this is a question in which it is mentioned that president of a retailer Prime Products has just approached the company's bank with a request for a 30,000 90 days loan। $30,000 लोन चाहिए 90 days के लिए। The purpose of this loan is to assist company in acquiring inventories because company has had some difficulty in paying off its loans in the past. The loan officer has asked for a cash budget to help determine whether the loan should be made. The following data are available for the month of April through June, during which the loan will be used. So you have requested a bank, in fact लोन आपको सैंक्शन कर दिया जाए, 90,000 का लोन है, सॉरी 30,000 का लोन है 90 डेज़ के लिए। वो बैंक ऑफिसर is somehow concerned because आपने जो पास में आपका एक्सपीरियंस रहा, you have not paid on timely basis, so he has asked you to submit a cash budget। उसकी बुनियाद पे देखा जाए कि आपका सरप्लस कब होगा, कितना होगा, बैलेंस कैश अवेलेबल कब कितना होगा, उसकी लाइट में they will allow you either loan or either they will refuse you। So on April 1, start of the loan period, cash balance will be 24,000। So April के start पे 24,000 का balance available है, और accounts receivable on April 1 will total 140,000, of which 120,000 will be collected during April, 16,000 will be collected during May। अकाउंट्स रिसीवेबल से मुराद वो जो पैसे कलेक्ट होने वाले थे, दूसरे लफ्ज़ों में ये पास पीरियड की सेल होगी। और अगर वो कलेक्शन प्लान समाओ 3 महीने का कुछ इस तरह से चलता है तो कुछ पैसे शायद जो मार्च में सेल हुई हो उसके मार्च में मिल गए हों, कुछ अब अप्रैल में मिलने जा रहे हैं, कुछ मई में मिलने जाएंगे, उसके बारे में अमाउंट्स बताई हुई हैं। इन द रिमाइंडर विल बी अनकलेक्टेबल। इन टोटल जो अमाउंट आपकी रिसीवेबल थी वो 140,000 है, जिसमें से 120 और 16 टोटल मिला के 136,000 मिल जाएगा। लेकिन वो 4,000 जो है वो बैड डेट्स हैं, अनकलेक्टेबल है। वी कैन नॉट रिकॉर्ड दैट इन कैश बजट बिकॉज पैसे मिलने की उम्मीद नहीं है। Past experience shows that 30% of the month sale are collected in the month of sale, 60% in the month following sale, and 8% in the second month following sale। तो 3 महीनों का ही कलेक्शन प्लान है, 30%, 60% एंड 8% का प्लान है। और जो रिमेंडर 2% है दैट रिप्रेजेंट बैड डेट्स दैट वर नेवर कलेक्टेड। बजटेड सेल्स एंड एक्सपेंसेस फॉर द 3 months पीरियड आर गिवन बिलो। सेल्स बताइए ऑल ऑन अकाउंट, तमाम महीनों की सेल्स क्रेडिट पे है। मर्चेंडाइज परचेजेस बताई गई हैं, पे रोल बताया गया है, लीज पेमेंट्स बताई गई हैं, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है, इक्विपमेंट परचेजेस है, और डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन इज़ एन एक्सपेंस नो डाउट, लेकिन अगर हम बोलें कि इसके बदले में पैसे भी पे किए जा रहे हैं तो जवाब नहीं है। इस एक्सपेंस का, एक्सपेंसेस का जब बजट बनाया जाएगा तो ज़रूर रेलेवेंस होगा, लेकिन अगर हम बजट बना रहे हों कैश का तो ये डेप्रीसिएशन इज़ अ नॉन कैश एक्सपेंस, इसके बदले में कोई पेमेंट नहीं होगी।
देन मर्चेंडाइज परचेज आर पेड इन फुल ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग परचेज। जिस महीने में चीज़ें ख़रीदी जाती हैं उस महीने में नहीं, ना 2-3 महीनों में, बल्कि उससे अगले महीने में उन परचेजेस की पेमेंट कर दी जाती है। अकाउंट्स पेबल फॉर मर्चेंडाइज परचेज ड्यूरिंग मार्च। जो हमने मार्च में चीज़ें ख़रीदी थी वो मार्च में उसके पैसे पे नहीं हुए होंगे, वो अप्रैल में होंगे, तो उनका बैलेंस अकाउंट्स पेबल में होगा और उसकी अमाउंट बताई जा रही है 1,40,000। In preparing the cash budget, assume that 30,000 loan will be made in April। यानी लोन 30,000 आपको मिल जाएगा अप्रैल के अंदर एंड रीपेड इन अगस्त, सॉरी जून के महीने में रीपे किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन दिस लोन विल बी 1200। 1200 का इंटरेस्ट भी आपको पे करना होगा। आप शेड्यूल बनाएं एक्सपेक्टेड कलेक्शन का अप्रैल मई जून का फॉर 3 मंथ्स, कैश बजट बनाएं और इसके अलावा कुछ अगली रिक्वायरमेंट है। लेकिन पहले हम स्टार्ट करते हैं अगर कैश कलेक्शंस कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारे पास अगर 3 मंथ्स का प्लान है तो कुछ लास्ट टाइम हमने लिखा हुआ है, मैं उसी को ओवर आपके सामने कर रहा हूँ। अगर हम कलेक्शन निकालना चाहते हैं फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, सो अप्रैल की कलेक्शन अगर हम असूली तौर पर देखें तो 3 महीनों की सेल है, तो इसका मतलब टेक्निकली 60% कलेक्ट होगा इन द मंथ ऑफ सेल। तो 60% अप्रैल के अंदर अप्रैल की सेल के पैसे कलेक्ट होंगे। और अगर फर्दर देखें तो अप्रैल के अंदर जो पैसे कलेक्ट होंगे वो 30% हैं, सॉरी ये गलत लिखा गया, 30% है इन द मंथ ऑफ सेल जी। और उससे नेक्स्ट मंथ के अंदर जो कलेक्ट होने हैं वो 60% हैं। 60 जी 60% ऑफ इससे प्रीवियस मंथ जो है अप्रैल से प्रीवियस मंथ मार्च है, मार्च की सेल्स के आपको पैसे मिलेंगे। एंड देन 30 और 60 90 हो गया। 8% जो हैं वो आपको कलेक्ट होंगे ऑफ इससे प्रीवियस मंथ। और इससे प्रीवियस मंथ कौन सा है? फरवरी। सो अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहते हैं तो टेक्निकली हमें जो सेल्स रिक्वायर्ड है वो अप्रैल की चाहिए, मार्च की चाहिए और फरवरी की चाहिए। बट फॉर द टाइम बिंग हमारे पास जो सेल्स अवेलेबल है वो अप्रैल की है, मई की है और जून की है। हम ज़रा पहले आगे वाले भी लिख लेते हैं, फिर हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। सो कलेक्शन ऑफ अप्रैल के बाद इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट कलेक्शन ऑफ मई, जो प्लान है आपका वो ये चल रहा है 30% मई की सेल का मई में आएगा, 60% अप्रैल की सेल का और 8% मार्च की सेल। तो इसी तरह अगर हम कलेक्शन निकालना चाहें जी, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द कलेक्शन ऑफ नेक्स्ट मंथ, तो जो मई के बाद मंथ है वो जून है। हमें जून के महीने की कलेक्शन अगर निकालनी है तो जून के महीने की कलेक्शन 30% ऑफ जून सेल्स ये जून से प्रीवियस मंथ
मई है, मई की सेल और 8% ऑफ अप्रैल सेल्स। सो अभी जो हमारे पास डाटा अवेलेबल है, हम अगर उससे बिगिन करें तो हमारे पास ये वाली सेल्स आखिरी 3 महीनों की जो हम लास्ट से शुरू कर रहे हैं वो अवेलेबल है। जी। सो अगर हम जून की कलेक्शन निकालना चाहते हैं तो तरीकाकार क्या है, आपके पास जितनी जून की सेल है और जून की सेल आपके सामने है 2,50,000 है, मल्टीप्लाई बाय 30%। ये वैल्यू आपको लिखनी चाहिए यहाँ पे 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 30%। फिर इससे प्रीवियस मंथ जो है मई है, मई की सेल्स 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 60%। 2,40,000 और देन 3 लाख इज द अप्रैल सेल्स, इसका 8% आपको मिलना है। तो ये टोटल पैसे कलेक्ट होंगे इन द मंथ ऑफ जून। सो अगर हम इससे प्रीवियस मंथ में चलते हैं तो इससे प्रीवियस मंथ मई है, मई में जो कलेक्शन होनी है उसको कैलकुलेट करें तो मई की सेल्स चाहिए जो अवेलेबल है वो हम लिख लेते हैं। मई की सेल्स हमारे पास 400,000 की है और मल्टीप्लाइड बाय 30%। देन अप्रैल की सेल्स है, अप्रैल की सेल्स वी हैव 300,000 और यहाँ से 60% मिल रहे हैं हमें। और अब हमारे पास मार्च की सेल होनी चाहिए विच इज़ नॉट येट अवेलेबल। अभी इसको करते हैं, चलें इससे पहले अगर हम ये अप्रैल की निकालना चाहें तो अप्रैल की सेल के लिए, अप्रैल की कलेक्शन के लिए हमारे पास अप्रैल की सेल्स मौजूद होनी चाहिए। नंबर 1 पे अप्रैल की सेल्स मौजूद है 300,000 मल्टीप्लाइड बाय 30%। तो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो 300,000 मल्टीप्लाइड बाय 30%। सो अब इन दोनों महीनों की सेल्स अगर हमारे पास होंगी तो हम ये कलेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमारे पास दो रास्ते थे, जैसे लास्ट टाइम हमने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन किया था जिसमें अनकलेक्टेड अमाउंट बताई हुई थी फॉर फ्रॉम द सेल ऑफ प्रीवियस 2 मंथ्स। जैसे अब मार्च और फरवरी की हमें चाहिए तो हमें मार्च और फरवरी की इनफैक्ट उन महीनों की सेल्स मिल जाए या उन महीनों के अनकलेक्टेड अमाउंट्स और मिल जाए, हम उसको 100% में कन्वर्ट करेंगे, सेल्स की वैल्यू निकालेंगे ग्रॉस अप करते हुए और अकॉर्डिंगली ये कलेक्शंस निकाल सकते हैं। हमारे पास ये नहीं किया गया। अब ये पॉसिबिलिटी है कि हमें बता दिया जाए कि अकाउंट्स रिसीवेबल किस महीने की सेल्स के कितने हैं, वो भी नहीं बताए गए। हमें एज अ होल ये बता दिया गया कि जो कलेक्ट सेल्स है हमारी अनकलेक्टेड अमाउंट जो है वो अकाउंट्स रिसीवेबल में पड़ी हुई है और वो अप्रैल 1 पे 140,000 है, 1,40,000। अब इस अकाउंट्स रिसीवेबल के अंदर यकीनन पिछले 2 महीनों की सेल की अनकलेक्टेड अमाउंट पड़ी होगी। जो सेल हुई होगी मार्च में, उस मार्च की सेल के पैसे भी पड़े होंगे क्योंकि कुछ पैसे मार्च में कलेक्ट होने हैं, कुछ मार्च के बाद अप्रैल मई में जाके होने हैं। इसके अलावा जो मार्च से पिछला महीना है फरवरी, उसके कुछ पैसे फरवरी में कलेक्ट हो गए होंगे, कुछ मार्च में, लेकिन कुछ स्टिल अप्रैल 1 पे आउटस्टैंडिंग होंगे, तो वो अप्रैल 1 की अमाउंट में वो भी शामिल है। तो या तो हमें बाइफरकेट कर दिया, हम उसको क्रॉस अप करके टोटल सेल निकाल दें, उन्होंने ये काम भी नहीं किया। हमारी क्लैरिटी के लिए ये बता दिया गया जितनी टोटल अमाउंट है, वट एवर इज द अमाउंट और वट एवर इज द सेल ऑफ प्रीवियस मंथ इज, उनके अंदर से टोटल जो पैसे कलेक्ट होंगे वो 120,000 कलेक्ट होंगे अप्रैल के अंदर, और जो 16,000 है वो कलेक्ट होगा मई के अंदर। तो अब हमें ये कैलकुलेशन फिर यहाँ पे परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है,
ना ये मेंशन करने की ज़रूरत है। हम ये दोनों महीनों की सेल के जो पैसे हमें अब मिलेंगे कलेक्शन फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल के नाम से यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। आई होप समझ आई होगी बात। तो जो कलेक्शन होगी फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे और वो अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे फिर जी कितनी हमारी कलेक्शन हो रही है। जी तो जो हमारी कलेक्शन हो रही है इन द मंथ ऑफ अप्रैल वो 1,40,000 में से 1,20,000 की है, वो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। और लाइक वाइज जो कलेक्शन हमारी फिर मई के महीने में हो रही है वो भी हम यहाँ पे इसी तरीके से लिखेंगे। अकाउंट्स रिसीवेबल से जो कलेक्शन आ रही है प्रीवियस दोनों महीनों की आनी थी, लेकिन हमें मई में सॉरी यहाँ पे मेंशन करना ये जो कलेक्शन फ्रॉम रिसीवेबल्स है वो 16,000 की है, तो वो शामिल कर लेते हैं। सो अब हमारे पास इस तरह से कलेक्शन तीनों महीनों की आ गई है और अब हम कैश बजट की तरफ जा सकते हैं। हम प्रिपेयर कर लेते हैं कैश बजट 3 मंथ्स का हमें चाहिए। तो हमें चाहिए अप्रैल, मई और जून। ओपनिंग बैलेंस हमें बताया गया था 25,000, आई थिंक ये 24,000 था। लेट मी पुट द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। जी सो यहाँ भी मेंशनड है कि कंपनी हैज़ ओपनिंग बैलेंस with 24,000। फाइन जी, सो वी नीड टू मेंशन है 24,000। अब अप्रैल के महीने में जो कलेक्शन आई है पहले उनकी बात कर लेते हैं। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स आई है फ्रॉम अकाउंट्स रिसीव सेल्स, वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है। जो अप्रैल के महीने में कलेक्शन है वो 210,000 की है। सो वी कैन रिपोर्ट ओवर है 2,10,000। सो ये इंटरेस्ट रिसीव वगैरह ये लास्ट टाइम जो क्वेश्चन किया था या कोई सेल ऑफ सिक्योरिटीज, अगर कोई ओकेजनल रिसीट है तो वो मेंशन कर लेंगे। अगर कोई ओकेजनल रिसीट नहीं है तो फिर यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। सो वी नीड नॉट टू मेंशन, तो शायद इन सेल्स की हमें उस तरह से ज़रूरत भी नहीं है। हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से कि दे आर नॉट नीडेड एट ऑल। सो एक्सपेक्टेड पेमेंट्स की बात करेंगे तो पेमेंट के बारे में सबसे पहले पेमेंट टू सप्लायर्स आपने करनी है फॉर परचेजेस। और जो प्लान है हमारे पास परचेजेस को पे करने का वो क्या है उस पर हम बात कर लेते हैं। जी परचेजेस को पे करने का प्लान हमें बताया गया था। मर्चेंडाइज परचेज आर पेड इन फुल ड्यूरिंग द मंथ फॉलोइंग द परचेजेस। तो जो अप्रैल की परचेज है वो मई में पे होगी, मई की जून में, और अप्रैल के लिए मार्च की परचेज पे होगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंट पेएबल बैलेंस ऑफ मर्चेंडाइज परचेज ड्यूरिंग मार्च विल बी 140,000। तो इसका मतलब हम जो यहाँ पे पे कर रहे होंगे वो 1,40,000 होगा। अब इसके अलावा जो और पेमेंट करनी है हम वो बात कर लेते हैं। पेमेंट फॉर पेरोल है, जो लिखा हुआ है वही मेंशन कर लेते हैं जी। जी पेमेंट फॉर पेरोल अगर हम करें जी तो इट विल बी 20,000। देन पेमेंट फॉर लीज आपने करनी है, लीज पेमेंट्स हैं। जी जो लीज के लिए जो पेमेंट करनी है वो 22,000 है। देन एडवर्टीज़मेंट के लिए जो आपने पेमेंट करनी है पेमेंट फॉर एडवर्टीज़मेंट इज़ 60,000। देन एक वेपन परचेज़ के लिए कोई पेमेंट नहीं हो रही, लेकिन इस महीने में नहीं हो रही, फ्यूचर में होगी, हम यहाँ से फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं। और इसके बाद डेप्रीसिएशन है, वो डेप्रीसिएशन इज़ नॉन कैश एक्सपेंस। अब ऐड करेंगे बोरिंग फ्रॉम बैंक। हमें ये कहा गया कि जब आप ये बजट बना रहे हो तो अज्यूम कर लेंगे इन प्रिपेयरिंग कैश बजट अज्यूम दैट 30,000 लोन विल बी मेड इन अप्रैल। सो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कि हमें 30,000
लोन मिला है और अब हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा बैलेंस क्या होगा। सो वी हैव 20,000 ओपनिंग बैलेंस प्लस 2,10,000 कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स, माइनस करेंगे हम पेमेंट कर रहे हैं जो वो सारी पेमेंट्स इसमें से माइनस कर देते हैं और जो लोन हमने लिया वो इसमें फाइनली ऐड कर देते हैं। तो वी कैन कम अप विद हाउ मच इज़ आवर क्लोजिंग बैलेंस 22,000। सो ये 22,000 का बैलेंस है। लेट्स सपोज अगर ये 22,000 30,000 का लोन ना मिला होता तो आप सर्वाइव ना कर सकते बिकॉज नेगेटिव कैश बैलेंस होता है। 22,000 अभी बैलेंस आ रहा है आफ्टर रिसीविंग मनी फ्रॉम बैंक 30,000। अगर ये भी ना हो तो ये नेगेटिव 8,000 का आपके सामने नज़र आ रहा होता। तो जो ये क्लोजिंग बैलेंस है 22,000 ये नेक्स्ट मंथ का ओपनिंग बैलेंस होगा। इसमें हम ऐड करेंगे कलेक्शंस, लेकिन मैं पहले यहाँ से देख के पेमेंट्स मेंशन कर लेता हूँ। पेमेंट का प्लान क्या है कि जो परचेजेस की पेमेंट होती है वो होती है 1 महीने के लैग के साथ। तो अभी जो पेमेंट हो रही होगी वो प्रीवियस मंथ की हो रही होगी। परचेजेस जो की हैं इन द मंथ ऑफ अप्रैल उसकी मई में पेमेंट हो रही है 2,10,000। सो इसके बाद हम पेमेंट कर रहे हैं एक्सपेंसेस की। मंथली एक्सपेंसेस जो 20,000 है और 22,000 है, मैं मई के महीने के देख रहा हूँ। और इसके अलावा 60,000 रिलीज़ रेंटल पेमेंट है, ये कांस्टेंट है। और इसके अलावा बोरो नहीं किया गया तो हम जी यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा कितना बैलेंस निकल रहा है जी। तो ये अभी कलेक्शन हम इसमें ऐड कर लेते हैं। सॉरी, कलेक्शन वी डिड नॉट टेकन। तो जो कलेक्शन है वो 3,16,000 है और फिर अगले महीने की भी देख लें 339,000 है। सो 3,16,000 की कलेक्शन इसमें ऐड करेंगे तो हमारा जो बैलेंस निकल रहा है वो 26,000 का है। तो 26,000 यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के तौर पे आ जाएगा और हम जो कलेक्शन हुई है 339,000 की और जो पेमेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं जून की कौन कौन सी पेमेंट्स हैं। जून में जो परचेजेस हैं वो मई वाली पे होनी है और मई की परचेजेस कितनी हैं 160,000। और देन पेमेंट आपने करनी है जी ये जो पेरोल की है, पेरोल की 18,000 पेमेंट है। 22,000 इज़ द पेमेंट फॉर लीज रेंटल और एडवर्टीजमेंट की जो पेमेंट है दैट इज़ 50,000। और एक और यहाँ पे पेमेंट आ रही है उसको हम इंक्लूड करते हैं। हम यहाँ पे एक और पेमेंट आ रही है, पेमेंट फॉर परचेज इक्विपमेंट जो आपने परचेज किया है उसके लिए 65,000 है। पेमेंट फॉर इक्विपमेंट परचेज भी मेंशन कर सकते हैं तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं इक्विपमेंट जो आपने परचेज किया है दैट इज़ 65,000 जी। और इसके अलावा अब आपको कहा जा रहा है कि आप लास्ट ईयर में ये अज्यूम करेंगे दैट यू हैव लास्ट मंथ में यू हैव मेड लोन 30,000 इन अप्रैल एंड रीपेड इन जून। तो जून में आप यहाँ पे नेगेटिव शो करें कि आपने पेमेंट कर दी है। तो अगर आप पेमेंट यहाँ से माइनस करें जस्ट 1 मिनट प्लीज़। जी सॉरी, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जितनी कलेक्शन आई है वो ये है 26 का हमको ओपनिंग बैलेंस है, 339 है ये हमने रिसीव किया और जो पेमेंट्स है उसमें से माइनस करेंगे। एक और चीज़ जो हमने माइनस करनी है वो इंटरेस्ट है, मैं भी मेंशन कर देता हूँ तो फिर हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं।
सो अगर हम यहाँ पे मेंशन करें रीपेमेंट है तो पेमेंट फॉर जी, सो जो पेमेंट फॉर इंटरेस्ट है वो हम माइनस करेंगे और पेमेंट फॉर इंटरेस्ट जो है वो मेंशन की गई है 1200। तो अगर ये 1200 भी हम माइनस कर दें तो ये अब मैंने आपके सामने जो पहले फॉर्मूला लगा दिया था वो ये था कि जो कलेक्शन आई है जून में उसमें ऐड कर देंगे हम ओपनिंग बैलेंस और जितनी पेमेंट्स है वो माइनस की हैं और फाइनली हमने लास्ट में सॉरी ये थोड़ा सा इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। ओके जी, ये हमारी कलेक्शन है, ओपनिंग बैलेंस है, इसमें ये कलेक्शन भी ऐड कर रहे हैं और इसमें से हम माइनस कर रहे हैं ये पेमेंट हमने की है जी। देन ये पेमेंट है हमारी 20,000 की पेमेंट है, 50,000 की, 65,000 की एंड 30,000 का लोन हमने रीपे किया और 1200 का हमने इंटरेस्ट रीपे किया है। सो क्वेश्चन ये है कि 18,800 अगर हम लोन हमें मिल जाए तो हम अप्रैल में जो ट्रबल में थे कि 22,000 का हमारा बैलेंस तब आ रहा है जब 30,000 हमारे पास लोन हमें मिल चुका होगा। और वट इफ अगर ये लोन ना मिला होता तो वी माइट बी इन ट्रबल और हम ये सारी चीज़ें गुड्स परचेज जो मर्चेंडाइज या रॉ मटेरियल वगैरह है ये परचेज भी ना कर सकते और सेल करके अगले महीनों में उतना रेवेन्यू भी ना अर्न कर सकते। सो वी हैव मेड अ लोन, हमें लोन मिला, हमने लोन की बुनियाद पे अपने फंड्स को यूटिलाइज़ किया, चीज़ें ख़रीदी वगैरह, उनको सेल किया और इवन इफ़ कि हमने लास्ट मंथ के अंदर ये लोन रीपे भी कर दिया तो स्टिल वी हैव अ पॉजिटिव कैश बैलेंस। तो अब रिक्वायरमेंट्स पे देखें, कैश कलेक्शंस कैलकुलेट करें आप, प्रिपेयर अ कैश बजट बाय मंथ एंड इन टोटल हमने बाय मंथ बना लिया, टोटल में भी बनाया जा सकता है। इफ द कंपनी नीड्स अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 20,000 एट द स्टार्ट ऑफ ईच मंथ कैन लोन बी रीपेड। अब पहली बात यहाँ पे तो लोन रीपे हो गया। नाउ क्वेश्चन इज दिस, कंपनी अगर ये चाह रही हो कि मिनिमम कैश बैलेंस उनको चाहिए 20,000 का तो क्या लोन रीपे हो सकता है? अब आपके सामने है लोन रीपे करना है आपने जून के महीने में। सो अगर जून के महीने में आप लोन पे करना चाहते हैं, अभी आपका बैलेंस 18,000 है, आप अगर आप ये बैलेंस 18,000 है तो ये मिनिमम कैश बैलेंस से नीचे जा रहा है। सो आप 20,000 अगर कैश बैलेंस पे मेंटेन करना चाहते हैं तो यू विल नॉट बी एबल टू रीपे द लोन एज अ होल। पार्शियल तो शायद पे कर सकें बट एज अ होल नहीं पे कर सकेंगे। सो दिस इज़ अ थ्योरेटिकल आंसर, आप इसको कोट करेंगे। आई होप चीज़ समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो यू मेरे सामने आप पूछ सकते हैं। There is no question. अगर समझ आ गई है तो भी बता दें। जी अब्दुल सबूर साहब, थैंक यू। सो जो जितने ट्रिकी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, आई जस्ट वांटेड टू लेट इट यू नो, ताकि आप अच्छे तरीके से चीज़ को समझ सकें। और दिस इज़ अनदर क्वेश्चन। मैं इसमें जो लाइन ऑफ क्रेडिट वाली बात हो रही थी और अभी जैसे बात की ये रनिंग फाइनेंस नहीं था अभी, तो अभी जितनी बात हुई है इसको अंडरस्टैंड करने के लिए देयर इज़ अनदर क्वेश्चन, इसको डिस्कस कर देता हूँ फाइनली, देन वी कैन कंक्लूड द कैश बजट। So, schedule of expected collection and disbursements. You have been asked to prepare a December cash budget for दिसंबर के महीने का सिर्फ कहा जा रहा है for a company a distributor of exercise equipment. The following information is available about company's operation. The cash balance on December 31st is 40,000. जो कि दिसंबर का बनाना है तो मैं आपके सामने साथ साथ बनाता भी जाता हूँ। दिसंबर के मंथ का है
और जो ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास कैश वो 40,000 है। ठीक है जी। Actual sales for the October, November and expected sales for December is as follows. अब ये पास सेल्स है अक्टूबर नवंबर जैसे कलेक्शन प्लान होता है वो हमें उसके हिसाब से चलना पड़ता है। ये पास मंथ की कैश सेल्स है और पास मंथ की सेल्स ऑन अकाउंट है। दिसंबर की जो कैश सेल्स है वो हमें बताई भी है। अब दिसंबर की जो कैश सेल्स है वो ऑब्वियसली दिसंबर के महीने में आपको पैसे दो तरह से पैसे मिलने हैं। एक तो पैसे आपको मिलने हैं कैश कस्टमर से और एक आपको मिलने हैं क्रेडिट कस्टमर से। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कलेक्शन फ्रॉम कैश कस्टमर्स, यानी कैश सेल्स कह लें आप अगर आप समझना चाहते हैं। तो कैश सेल से जो पैसे मिलेंगे वो पहले मेंशन कर लेते हैं। तो कैश सेल से जो पैसे मिलने जा रहे हैं हमें वो दिसंबर के महीने में 83,000 है जो दिसंबर की सेल्स है। और कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स है ये भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास रेफरेंस मौजूद है, वो देख लेते हैं हम। Sale on account are collected over a 3 months period as follows: 20% collected in the month of sale, 60% collected in the month following the sale, and 18% collected in the second month following the sale। तो 3 महीने का प्लान है। अगेन अगर 3 महीने का प्लान है तो हम देख लेते हैं कि हमें कलेक्शन कैसे होगी। मैं यहाँ से चल अगर हम यहाँ भी कर लेते हैं हमारे पास जी राजा सदाम साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी राजा सदाम साहब। जी सर, मैंने पूछना था वो अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट गिवन हो, जी सेल से डिस्काउंट माइनस करनी है, तो जी एक्चुअल जो कलेक्शन है वो डिस्काउंट माइनस करके फिर लेंगे जी या ऑब्वियसली डिस्काउंट को ऑब्वियसली। कैश में दे देंगे? एक डिस्काउंट आप पेमेंट तो नहीं ना कर रहे। देखें समझने की कोशिश करें, जो आउट या इन फ्लो होगा उसको रिकॉर्ड करना है आपने। सो अगर आपको कोई डिस्काउंट देना पड़ रही है तो इसका मतलब सेल्स में से पहले डिस्काउंट माइनस करेंगे, रिमेनिंग आपकी नेट सेल्स होगी और कलेक्शन उसी में से होगी। ठीक है। और ऐसी कोई भी नॉन कैश मतलब कमीशन है या कोई ट्रेड डिस्काउंट इस तरह की सारी जी मतलब उसको जी नॉन कैश में ही माइनस जी करेंगे? वो उसमें नॉन गया। वैसे अभी जैसे हमने आपके सामने किया डेप्रीसिएशन लिखा तो ज़रूर हुआ है। अगर हमें एक्सपेंसेस का बजट बनाना हो तो उन जी एक्सपेंसेस के बजट में तो वो ज़रूर शामिल होगा। बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना हो तो डेप्रीसिएशन फॉर श्योर शामिल की जाएगी। लेकिन अभी जी हम क्या बना रहे हैं? कैश बजट। सो सिंस वी आर मेकिंग द कैश बजट, तो अगर कोई डेप्रीसिएशन है, कोई और भी नॉन कैश एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल अगर हमने चीज़ें सेल कर दी हैं, फॉर एग्जांपल कोई मशीनरी वगैरह सेल की और उस पर हमें लॉस हो जाता है, तो वो जो लॉस होगा उसके बदले में आपकी जेब से पैसे नहीं जा रहे, आपको पैसे आ कम रहे हैं। यानी 1000 की चीज़ थी आपने 800 में बेच दी, तो जी आप जी कैश को रिकॉर्ड करें। अगर आप जर्नल एंट्री भी देखें तो कैश 800 से डेबिट होगा, एसेट 1000 से क्रेडिट होगा और 200 से लॉस डेबिट होगा। वो लॉस तो ज़रूर है बट उसके बदले में ना कैश इन हो रहा है ना आउट हो रहा है। आप सिर्फ 800 का कैश इनफ्लो लिख लेंगे, ऑटोमेटिकली आपका वो रिकॉर्ड हो जाएगा लॉस उसमें। जी, सही है सर। जी सर, ठीक है जी। चलिए जी अभी हम वापस इसी पे जो कलेक्शन प्लान चल रहा है वो ये है। दिसंबर के महीने का आप बनाना चाह रहे हैं तो दिसंबर की जो कलेक्शन होगी, 3 महीनों का प्लान है। दिसंबर की सेल्स के कुछ पैसे आएंगे और वो हमें क्या बताए जा रहे हैं, प्लान जो है वो है जी 20% कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ सेल। तो 20% दिसंबर की सेल्स के पैसे आएंगे। देन दिसंबर से पिछले वाली सेल के कितने परसेंट आने हैं जनाब? 60%। दिसंबर से पिछला महीना नवंबर। और देन 18% नवंबर से पिछला महीना। आपको अक्टूबर नवंबर दिसंबर की सेल्स की वैल्यूज़ पता है, हम वहाँ से ले लेते हैं और उसको सॉल्व कर लेते हैं जी। तो ये आपके सामने अब वैल्यूज़ मौजूद हैं। ये परसेंटेज मैंने कुछ लिखनी थी जी, इट वाज 20%।
30% जी। तो ये सेल्स की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 65,000 है, ये मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। सो वी हैव 65,000, इसका सॉरी दिसंबर की सेल्स लेनी है, जो दिसंबर की सेल है वो 83,000 है। तो 83,000 की सेल्स का 20% मिलना है, वो यहाँ पे आएगा। देन आपकी नवंबर की सेल्स का 60%, तो नवंबर की सेल 70,000 है, मल्टीप्लाइड बाय 60%। एंड देन इससे पिछला महीना जो है अक्टूबर का 65,000 सेल है और उसके 18% मिले। अब यहाँ पे भी देखें तो इन तमाम परसेंटेजेस को अगर ऐड करते हैं तो 2% स्टिल नज़र नहीं आ रहे, और उसके बारे में अगर कुछ नहीं बताया तो फॉर श्योर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी वो जो सेल्स है वो क्रेडिट, वो अनकलेक्टेड है, वो कलेक्ट नहीं हो रही। तो टोटल जो कलेक्शन हुई है क्रेडिट सेल से वो 70,300 है, वो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। 70,300 कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर्स है जो क्रेडिट कस्टमर्स हैं, और जो कैश सेल से कलेक्शन हुई है दिसंबर के अंदर वो हमने लिख ली है जी। और मेरे ख्याल में हमने यहाँ पे ये गलत कर लिया, ज़रा दोबारा देख लें कि हमने सेल्स ऑन अकाउंट लेना था, क्रेडिट सेल्स लेनी थी, तो हमने कहीं कैश सेल्स पे कर ली है। जो क्रेडिट सेल्स है मैं यहाँ पे लिख दूँ ताकि ज़रा क्लैरिटी हो जाए। क्रेडिट सेल्स है 600,000 और उसका हमने लेना है 20%। तो 600,000 जी। थोड़ा सा क्लैरिटी में आ गया, पहले टाइपिंग में हमने कुछ गलती कर ली है। 5,25,000 सेल्स है नवंबर की, और नवंबर की सेल्स का आपको मिलना है जी 60%। सो नवंबर की सेल्स 525,000, 60%। देन इससे प्रीवियस मंथ्स जो है उसकी जो सेल्स हैं क्रेडिट वाली वो 400,000 है, और इसमें से 18% रिसीव होना है। सो 400,000 5,07,000 की टोटल कलेक्शन है, 5,07,000 की, तो हम कलेक्शन में लिख लेते हैं जी। सो अभी तक ये है। जी, इसके बाद लिखा हुआ है जो स्टेटमेंट वो पढ़ लेते हैं। सेल्स कलेक्शन प्लान ये है, परचेज ऑफ इन्वेंट्री विल टोटल 280,000 फॉर दिसंबर। 30% of the month's inventory purchases are paid during the month of purchase. The accounts payable remaining from November's inventory purchase is 161,000. So technically जो आप परचेजेस की पेमेंट कर रहे होंगे वो 30% उसी वक्त हो जाती है और बाकी 70% पिछले महीने की अब होगी, वो तो 161 बनता है। तो जो 280,000 है उसमें से आपने 30% पे करना है। तो अगर हम 280,000 का 30% सॉल्व कर लें 84,000 बनता है, और इसके अलावा आपने 161 पे करना है। तो अगर इसको टोटल करें, हमने जो पेमेंट करनी है वो 2,45,000 की आपने पेमेंट करनी है फॉर परचेजेस। सो 2,45,000 है। देन सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की जो पेमेंट है उसके बारे में बताया जा रहा है। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर बजटेड फॉर 30,000 फॉर दिसंबर। ऑफ दिस अमाउंट 50,000 इज डेप्रीसिएशन। सो अगर इसमें से डेप्रीसिएशन है तो बाकी निकाल दें। 430 में से 50 माइनस कर लें तो बाकी जो बचेगा 3,80,000 वो हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस है, जिसके लिए पेमेंट होनी है, पेमेंट फॉर सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस। तो वो कितनी पेमेंट होनी है वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, मैं आपके सामने शो कर देता हूँ। टोटल जो एक्सपेंस है आपका वो 4,30,000 है। 430,000 में से हमें पहले माइनस करना है 50,000,
क्योंकि वो डेप्रिसिएशन है, वो नॉन कैश एक्सपेंसेस, तो 380,000 की पेमेंट होगी। देन मेंशन किया जा रहा है न्यू वेब सर्वर फॉर द मार्केटिंग डिपार्टमेंट कॉस्टिंग 76,000 विल बी परचेज फॉर कैश। तो पेमेंट जो आप कर रहे हैं और सर्वर परचेज वो लिख लेते हैं जी। तो सर्वर को परचेज करने के लिए जो पेमेंट की जा रही है दैट इज 76,000 और ये कैश परचेज है, ये माइनस होगा इसमें से। इसके अलावा लिखा जा रहा है and dividend of 9,000 will be paid during month, तो पेमेंट फॉर डिविडेंड भी होगी, वो हम इसमें से माइनस करेंगे पेमेंट फॉर डिवी जी 9,000। इसके अलावा ये लास्ट वाला पॉइंट पढ़ लेते हैं ज़रा, पहले हम बैलेंस निकाल लें। ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है, ये दिस इज़ आवर ओपनिंग बैलेंस। इसमें ऐड करेंगे जो कलेक्शन कैश सेल से हुई है, इसमें ऐड करेंगे जो क्रेडिट कस्टमर से कलेक्शन हुई है, देन माइनस करेंगे जो परचेज़ के लिए पेमेंट है, सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए, सर्वर परचेज़ करने के लिए, डिविडेंड के लिए जो पेमेंट है वो माइनस कर देते हैं। तो जो हमारे पास बैलेंस बचता है जी सो वी हैव समव्हाट एक टाइपो हमने शायद कर लिया है, वो ज़रा दोबारा देख लेते हैं जी। 40,000 इज़ आवर ओपनिंग बैलेंस, वी हैव रिटन 40,000, कैश कलेक्शन 83,000 है और बाकी महीनों की सेल से हमने ये कलेक्शन निकाली है 120, 315 और 72 जी, और सबका टोटल 5,07,000 है। फाइन। इसके बाद जो हम पेमेंट्स कर रहे हैं वो हम देख लेते हैं। हमने परचेजेस की पेमेंट करनी है 280,000 में से 30% पे करना और 161, ये मिला के 245,000 बनता है। देन हमने पेमेंट करनी है फॉर एक्सपेंसेस 430 में से डेप्रिसिएशन माइनस करके 380 बनता है। देन 76 और 9,000 की पेमेंट है। फाइन है ज़रा टोटल हमने गलत कर लिया मेरे ख्याल में। ओपनिंग बैलेंस प्लस 83 प्लस 507, नाउ हम ये माइनस करने जा रहे हैं जी। फाइन। सो वी हैव ए नेगेटिव कैश बैलेंस ऑफ 80,000। सो अगर हमारे पास नेगेटिव कैश बैलेंस है 80,000 का, तो ये मेंशन किया गया आखिरी पॉइंट के अंदर, द कंपनी मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस ऑफ 20,000 एंड ओपन लाइन ऑफ क्रेडिट इज अवेलेबल for the company's bank to bolster the cash position as needed। तो एक लाइन ऑफ क्रेडिट का एग्रीमेंट आपका एग्जिस्ट करता है, आप बोरो कर सकते हैं। सो इफ़ यू वांट बोरो कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे जो बोरो किया है वो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। आपको मिनिमम कैश बैलेंस यहाँ पे माइनस में नहीं चाहिए, बल्कि 20,000 का मिनिमम चाहिए। सो हाउ मच यू नीड टू बोरो, कितना बोरो करेंगे कि आप मेंटेन कर सकेंगे अपना रिक्वायर्ड कैश बैलेंस। हाउ मच नीड टू बोरो, एटलीस्ट 100,000। अगर आप बोरो करेंगे, तरीकाकार ये है कि जितना नेगेटिव आ रहा है उसमें मिनिमम कैश बैलेंस अब अगर इंक्लूड कर लें तो उतना आपको रिक्वायर्ड होगा। तो अगर हम इसमें ऐड करें जो हमने बोरो किया है, तो हमारा जो मिनिमम कैश बैलेंस है वो निकल आएगा 20,000 एंड सो ऑन। सो अगर इसी तरह से हमें अगले मंथ का भी बजट बनाने को कहा जाता, तो जैसे अभी हमने बोरो किया, अगर किसी महीने में हमारे पास सरप्लस कैश होता है तो वी विल बी एबल टू पे इन दैट पर्टिकुलर मंथ। लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी का यही बेनिफिट है, वेन एवर वी आर इन शॉर्ट ऑफ कैश वी कैन अवेल दैट अपॉर्चुनिटी, अवेल दैट फैसिलिटी। और अदरवाइज जब हमें सरप्लस कैश अवेलेबल है तो वी कैन रीपे दैट। ये जो सारी कैश प्लानिंग है, दिस इज़ बीइंग मेड एज
अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग, जब कंपनी इदारे ये बनाते हैं बजटेड रिसीट्स और पेमेंट, तो इसी की लाइट में अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल बैंक से लाइन ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी लिमिटेड है, जितना मर्जी कैश चाहिए वो नहीं मिल सकता, लिमिटेड है, 50,000 फर्ज करें मिल सकता है, तो अगर 50,000 मिलेगा तो हम मिनिमम कैश बैलेंस भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और रादर वी मे बी अनएबल टू पे सम ऑफ आवर जो सप्लायर्स हैं या एक्सपेंसेस हैं। इस सूरत हाल के अंदर आपको जो आपका पेमेंट प्लान है या आपका जो कलेक्शन प्लान है उसको रीविज़िट करने की ज़रूरत होगी, और यही चीज़ें हमें गाइड करती हैं कि अगर हमें किसी महीने में शॉर्टफॉल नज़र आ रहा है और किसी सूरत कहीं और से फंड्स अवेल नहीं हो पाएंगे, तो हमें अपने कस्टमर्स के साथ या तो निगोशिएट करना है, रीनिगोशिएट करना है दैट यू नीड टू पे समहाउ अर्लियर, और या हम अपने पेमेंट्स जिनको करनी है उनसे हमें टाइम बाय करना है कि वी विल बी गोइंग टू पे यू समहाउ समवट लेटर, तो लेट पे करेंगे। ये सारी चीज़ों को करने के लिए आप करिए कैश बजट को एज ए टूल और टेक्निक यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग सर्टन डिसीजन। सेकेंड पॉइंट ये भी है कि अगर आपकी कोई लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी ऑलरेडी बैंकों के साथ तय नहीं है, तो whenever you will be in need of in short of cash इन फ्यूचर, तो जब आप जिस टाइम शॉर्ट ऑफ कैश होगा, अगर आप उस टाइम जाके बैंक से नेगोशिएट करना शुरू करते हैं, तो इट विल टेक सम टाइम, और उतने सारे पीरियड के अंदर यू विल बी इन ट्रबल, यू विल बी इन क्रंच, और आप हो सकता है कि अगर टाइमली कैश अवेलेबल ना हो पाए, आप इन्वेंट्री नहीं बाय कर सकते, और ये सारे काम अगर नहीं कर पाएंगे तो आप कस्टमर्स के ऑर्डर को पूरा नहीं कर सकेंगे, और योर रिप्यूट मे बी एट स्टेक। तो ये सारी प्लानिंग हमें मैनेजमेंट को असिस्ट करती है फॉर मेकिंग सच काइंड ऑफ डिसीजन इन एडवांस। ये सारा काम सपोर्ट करने के लिए होता है। सो इफ देयर इज एनी इशू इन योर माइंड रिलेटेड टू दिस कैश बजट, मैंने एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन इसीलिए और डिस्कस किए हैं जिसमें ये लोन्स वाली बात है, बिकॉज लास्ट टाइम हमने थोड़ी सी लोन वाली बात की थी, अभी जो कि इन डिटेल कर दी है। अगर कुछ समझ आने में इशू है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो यू मे रेज योर क्वेश्चन। जी, इफ़ देयर इज़ एनी इशू तो आप पूछ सकते हैं, अगर कोई इशू नहीं है तो बता दें। चले जी, बात सब क्लियर है। मैं एक और चीज़ शेयर कर देता हूँ फाइनली, फिर इस बजट को हम कंक्लूड करते हैं, और कल हम फिर फ्लेक्सिबल बजटिंग के हवाले से डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिर्फ और बजट्स का ऑब्जेक्टिव बजट बनाना नहीं है, बल्कि उस बजट की बुनियाद पे वी नीड टू परफॉर्म सर्टन एनालिसिस, जो भी एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ते हैं उन पे इंशाल्लाह फिर कल बात करेंगे। बट मैं अभी लेट मी शेयर वन मोर थिंग, तो फिर इस चीज़ को हम कंक्लूड करते हैं जी।
जस्ट अ मिनट जी, मैं आपसे क्वेश्चन शेयर करने लगा हूँ। इनफैक्ट स्क्रीन शेयर में थोड़ा सा ओके जी। I did not able to calculate correct income net from problem set B. Can you please explain one problem? श्योर जेंटलमैन, आप बताएं कौन सा सवाल आप पूछ रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब्दुल सबूर, आप सवाल नंबर बताएं जो आप कह रहे हैं। 9-2B बुक से कह रहे हैं या हैंड आउट जो दूसरा है उसका बता दें ज़रा प्लीज़। ओके, लेट मी ओपन दैट, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप अगर अपना सवाल इन पर्टिकुलर जी हैंड रेज करके भी पूछना चाहें तो अप्रोप्रिएट, पर लेट मी ओपन द क्वेश्चन फर्स्ट। जी अब्दुल सबूर, आपका सवाल है, अब आप मुझे क्लैरिफाई कर दें। 9-2B की आप बात कर रहे हैं। स्टॉप शेयर, आपको स्क्रीन पता नहीं नज़र आ रही है या नहीं। स्क्रीन शेयर हो रही है जी आपसे या नहीं हो रही? एनी कैन लेट मी नो, स्क्रीन नज़र आ रही है या नहीं? ओके, जस्ट अ मिनट। जी अब नज़र आ रही है आपको स्क्रीन, तो बता दें। जी अब्दुल सबूर, आप अपना सवाल करिएगा ज़रा, क्या है एग्जैक्टली अब मुझे बताइएगा। इस ये आप कह रहे हैं जी 9-2B, इसमें क्या इशू है वो भी ज़रा पॉइंट आउट कर दें। अगर आप मुझे वॉइस नोट बोलें और मैं आपको अलाउ कर देता हूँ, हैंड रेज करें, आप बोलें। और जी अब्दुल सबूर आप बोलें, प्लीज़ बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, इस पे बाकी चीज़ें तो कैलकुलेट हो गई हैं, ये नेट इनकम करेक्ट नहीं आ रही, अच्छा जी, टैली नहीं करेक्ट हो नहीं आ रही। रही। हाँ ओके, यही वाला सवाल है जो आपके सामने है। जी सर, सवाल यही है सर, चलें क्वेश्चन ये ओके, मैं आपके सामने स्टेप्स बताता जाता हूँ, आप ज़रा देख लीजिएगा। अगर आपने इसको जी कहीं सर। मिस किया है तो कहीं जी जी आपके लिए प्रॉब्लम। ओके, जी सर, थैंक सेल्स बताई हुई हैं यूनिट्स में, और सेलिंग प्राइस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सेल्स अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, जी सर, ठीक। देन आपको प्रोडक्शन बजट बताया हुआ है, डिजायर्ड एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, दोनों प्रोडक्ट्स की बिगिनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री बताई गई हैं। और इसकी बुनियाद पे पहले आपको प्रोडक्शन बजट कैलकुलेट करना है। प्रोडक्शन बजट यूनिट्स में बनेगा तो 4000 आपके पहली वाली प्रोडक्ट के एंटीसिपेटेड सेल्स है, बजटेड सेल्स, इसमें ऐड करेंगे डिजायर्ड एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 20,000, माइनस करेंगे बिगिनिंग 30,000, तो ये 3,90,000 प्रॉबेबली बनेगा पहली प्रोडक्ट का प्रोडक्शन बजट। ऐसे ही है जनाब।
जी सर ऐसे ही। ओके। देन आपको मटेरियल यूजेज बजट बनाना है, तो 390,000 आपने प्रोडक्शन करनी है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 पाउंड्स मटेरियल चाहिए 1 यूनिट के लिए, तो 390 इंटू 2 समाउ ये कोई 7 समथिंग बनेगा, 780 प्रॉबेबली, जी जी 780,000 पाउंड्स, ऐसा ही है जी? ठीक है। जी सर। जी ऐसे ही है। चलें, जी अब सर। ये आ गया मटेरियल यूजेज 780 प्रॉबेबली। इसमें ऐड करेंगे आप डिज़ायर्ड एंडिंग इन्वेंटरी ऑफ रॉ मटेरियल 50,000 है, और 50,000 ऐड करेंगे और बिगिनिंग डायरेक्ट मटेरियल 40,000 लेस करेंगे, तो शायद आपके पास 790,000 की परचेज रॉ मटेरियल परचेज का बजट निकलेगा, ऐसे ही है जनाब? जी सर ऐसे ही। ओके। कॉस्ट पर पाउंड बताइए $2, तो मल्टीप्लाई कर लें, आपको मटेरियल परचेज बजट एंड अमाउंट मिल जाएगा। मिल गया जनाब? जी जी सर। ठीक है। तो इसके बाद डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर का अनुसार भी वही प्रोडक्शन पे है, प्रोडक्शन 390 की थी, मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 के साथ, तो नंबर ऑफ लेबर आवर्स मिलेंगे, फिर उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेट जो दिया हुआ है तो लेबर कॉस्ट मिल जाएगी आपको। ठीक है जनाब? जी सर। ठीक है। और टोटल यूनिट कॉस्ट उन्होंने खुद ही बता दी है। अब बजटेड इनकम स्टेटमेंट से रेलेवेंट कुछ डाटा है। ओके। An accounting assistant has prepared the qualified detailed manufacturing overhead budget and selling administrative expenses budget. The latter shows selling administrative expenses as 7,50,000 for LN product और 580 for 40 नंबर प्रोडक्ट। जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी दोनों बता दिए हैं, और इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है ये एलोकेट नहीं होना है, एज अ होल प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस किया जाएगा। जैसे आप पहले वो डिविजनल प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, प्रोडक्ट वाइज बनना है, तो ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, और फिर एंड पे टोटल का कॉलम बन जाएगा। तो जो इंटरेस्ट है और जो टैक्स है ये टोटल वाले कॉलम से तो माइनस किए जाएंगे, बाकी सारी चीज़ें हर दोनों कॉलम के अंदर इंडिविजुअल भी आएंगी और टोटल भी। अब जो आपका सही। प्रॉब्लम आया है, मैं सिर्फ आपको क्लैरिफाई कर दूं, सेल्स में से आपने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं तो उसका तरीकाकार फॉलो करें। कॉस्ट ऑफ जी गुड्स सोल्ड जब कैलकुलेट करते हैं तो आप मटेरियल यूज्ड की कॉस्ट लेते हैं, ना कि आप मटेरियल परचेज की लेते हैं। आप जो सही। मिस्टेक कर रहे हैं ना, वो आप जी जी कर रहे हैं, आप मटेरियल परचेज की अमाउंट लिए जा रहे हैं। अगर मैं सही कह अच्छा। रहा हूँ जी जी क्या? सर ऐसे ही। आप देखिए आपने डायरेक्ट मटेरियल क्या लिखा है, अगर आप पहले वाली प्रोडक्ट की सिर्फ बात कर लें तो क्या डायरेक्ट मटेरियल लिखा है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपने सीधा असल में किया ही है, सेल में से जो मटेरियल परचेज की अमाउंट निकली है वो माइनस कर दी है, लेबर की अमाउंट माइनस कर दिया और ओवरहेड्स माइनस कर दी हैं। ऐसे जी किया है जी जनाब आपने? ऐसे ही किया सर। यही गलती है, यही गलती हम्म है। जब आप मैन्युफैक्चर वैसे स्टेटमेंट रिकॉल कर लें ना सारी, जब बनाते हैं तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस की जाती है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करने का तरीका मटेरियल यूज की कॉस्ट पहले ली जाएगी, ठीक है जी, अच्छा फिर अच्छा। लेबर की कॉस्ट ली जाएगी, फिर ओवरहेड्स की कॉस्ट ली जाएगी। तो लेबर ओवरहेड तो वही वही है, लेकिन आप मटेरियल परचेज की अमाउंट ले रहे हैं, आपको मटेरियल परचेज की नहीं बल्कि मटेरियल यूज की अमाउंट लेनी है, ठीक है? और सही मटेरियल सर। यूज़ की अमाउंट निकालने का तरीकाकार वही है जो पहले आपने पढ़ा हुआ है। जितना मटेरियल परचेज निकाला है, मेरे ख्याल में आपने 390 इंटू 2 किया है, तो शायद सॉरी 790 निकला था जी मटेरियल परचेज क्वांटिटी में। सर मटेरियल परचेज जो है वो क्वांटिटी में थ्री क्वांटिटी में 390 निकला था सर। नहीं, क्वांटिटी में 390 तो नहीं है सर, वो तो प्रोडक्शन बजट है। हाँ जी। डायरेक्ट मटेरियल सर 3.8 मिलियन निकला था सर। 3.8 मिलियन तो अमाउंट में निकला है ना, आपने जी यूनिट जी पाउंड कितने खरीदने हैं वो कैसे निकाला है? सर वो तो आप निकाला ज़रा है सर। मेरे मेरे साथ चलें ज़रा, फिर आपको समझ आएगा। हाँ। आपने पहले प्रोडक्शन बजट बनाया, 4 लाख यूनिट्स आपको चाहिए सेल करने के लिए, 20,000 एंडिंग इन्वेंट्री ऐड करें, 30 ओपनिंग माइनस करें, 3,90,000 का प्रोडक्शन बजट है, ऐसे ही है? जी सर। चले, स्टेप बाय चलिएगा। उसके बाद हम्म, आपने मटेरियल परचेज का बजट बनाना है, तो पहले मटेरियल यूजेज का चाहिए जनाब। जी जी 390,000 आपका मटेरियल प्रोडक्शन होनी है, और 2 पाउंड मटेरियल लगता है एक प्रोडक्ट के लिए, ऐसे ही है जनाब? जी जी सर। तो 390 इंटू 2 करें तो ये 780 बनता है मेरे ख्याल में, ज़रा करके देख लें। एक सेकंड सर। 390 इंटू 2 पाउंड्स, सर एक सेकंड इंटू 2
सर 320 into 2 सर 78 7,80,000 बनेगा जनाब, 7,80,000। 7,80,000 तीन बनेगा सर। 390 को जब डबल करेंगे तो 780 बन जाएगा जनाब। जी सर। अच्छा, 780 में आपने डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री मटेरियल की ऐड करनी है, वो 50,000 है, और ओपनिंग इन्वेंट्री 40,000 है। तो जब 780 में आप 50,000 ऐड और 40 माइनस करते हैं तो ये रिजल्ट निकलता है 7,90,000। ठीक है सर। ये बनता है मटेरियल परचेज बजट इन क्वांटिटी। ठीक है और सर। अगर आप अमाउंट में निकालना चाहते हैं तो परचेज प्राइस पर पाउंड जो आपको मटेरियल की बताई है वो $2 है। तो 790 इंटू 2 करें, कितना बनता है आपके पास? एक सेकंड। 7 सर ये 15,80,000 बन जाएगा। तो जनाब 15,80,000 जो है ये आपका मटेरियल परचेज बजट है इन क्वांटिटी, सॉरी इन जी अमाउंट। अगर आप इसको सेल्स में से माइनस करे जा रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। आपको मटेरियल यूज़ की कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के तौर पे लेना होता है, ना कि परचेज को। तो अगर आप ठीक मटेरियल है। यूज़ की कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो ये 15,80,000 में ओपनिंग इन्वेंट्री ऐड करेंगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे। तो जी जी ओपनिंग इन्वेंट्री के यूनिट्स बताए मैं, 50,000 पाउंड है, $2 का एक पाउंड है, तो 1,00,000 ओपनिंग इन्वेंट्री है, इसमें ऐड हो जाएगी। 15,80,000 जमा 1,00,000 16,80,000, और इसमें जी से सर। सॉरी 1,00,000 नहीं है, 80,000 है। 40,000 ओपनिंग इन्वेंट्री है, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 80,000। तो 1580 में 80 और ऐड कर देंगे तो 16,60,000 बनता है। जी सर। और इसमें से ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री मटेरियल की माइनस करें जो कि 50,000 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय 2, 1,00,000 रुपया। तो 1,00,000 माइनस कर देंगे, 15,60,000 का मटेरियल पर आपका यूज़ हुआ है, ये आपका माइनस होना है सेल्स में से। और लेबर कॉस्ट माइनस होनी है, और फैक्ट्री ओवरहेड्स माइनस होने हैं, और सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस माइनस होने हैं, तो जाके आपका एक्यूरेटली बनेगा प्रॉफिट। ठीक है सर। समझ आई है बात या नहीं जी आई सर। जनाब? जी सर समझ आई है सर। ठीक है। इनफैक्ट जो प्रॉब्लम आप कर रहे हैं, लेबर ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की हद तक आपकी कैलकुलेशन दुरुस्त है, लेकिन जो मटेरियल की अमाउंट आप माइनस कर रहे हैं वो मटेरियल परचेज की नहीं, मटेरियल यूज़ की अमाउंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड होती है, वो माइनस किया करते हैं सेल से। तो इसलिए मटेरियल यूज़ की अमाउंट लीजिएगा। ठीक है ठीक है जनाब? सर। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम। हमारा आपने पूछा है चैप्टर नंबर फ्रॉम बुक दैट इज़ फॉर रेलेवेंट फॉर बजटिंग 16th एडिशन अगर आपके पास मौजूद है तो उसमें चैप्टर टाइटल होगा प्रॉफिट प्लानिंग के नाम से। और लेट मी चेक दैट कौन सा चैप्टर टाइटल है, नंबर है। अगर आपके पास टाइटल मौजूद है अगर बुक, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। आप खुद बता दें मुझे वो कौन सा है, और आइदर लेट मी ओपन। जी, जहाँ से वक्ता ने जवाब दे दिया, चैप्टर 8 है जनाब। हमारा ये चैप्टर 8 है फ्रॉम द बुक प्रॉफिट प्लानिंग के नाम से। और इसके बाद इससे अगला चैप्टर है फ्लेक्सिबल बजट के नाम से। वो हम इंशाल्लाह उस पर कल बात करना शुरू करेंगे। बिकॉज बजट बनाना या प्लान बनाना, इसका मकसद हर किस सिर्फ बजट या प्लान बनाना नहीं होता, बल्कि उसकी बुनियाद पे परफॉर्मेंस को असेस करना होता है। हाउ टू असेस द परफॉर्मेंस बेस्ड अपॉन दीज बजट्स, इसमें इंशाल्लाह विल बी गोइंग टू डिस्कस इट टुमारो। सो अगर समझ आई है तो बात, दैट्स राइट जी। अगर समझ आई है तो बता दें, और अगर कोई इशू है तो भी। अभी वो टीचर बोल रहे थे सारी आवाज जाती थी, मैं क्वेश्चन कर रहा था। जी जेंटलमैन। जी, यू वांट टू आस्क समथिंग जेंटलमैन? ओके जी, मैं ये जो भी सॉल्यूशंस वगैरह किए हैं मैं आपके ग्रुप में शेयर करने जा रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर कोई इशू है तो आप डिस्कस कर सकते हैं।
होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग। आप इनफैक्ट जो प्रैक्टिस है उसको करें। अगर आपको कोई सवाल होगा तो मैं जी प्रीवियस वर्किंग विद जेंटलमैन मैं शेयर कर देता हूँ। थैंक यू, मैं शेयर करता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लिया करें, बिकॉज यू आर फ्यू स्टूडेंट्स को रेगुलर अटेंड करते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करके अपनी प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर लिया करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपका बेनिफिट हो जाएगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, तो आप ज़रूर अपने जो है ना प्रॉब्लम्स उनको डिस्कस कर लिया करें वो और उसको सॉल्व कर लिया करें। जी ये मैंने जितने भी वर्किंग नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए हैं। ठीक है जी। सो आई होप इंशाल्लाह कल हम जो नेक्स्ट पे बात करेंगे फ्लेक्सिबल बजट, उसको थोड़ा सा आप इन एडवांस पढ़ के आएंगे, थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा।